Hi everyone, welcome to EduChemy and today we are going to start a very new initiative called UPSC CSC Masterclass Program for Prelims and Mains. ये बिल्कुल फ्री इनिशिएटिव होगा आपके लिए और ये इनिशिएटिव को हमने स्टार्ट किया है कि आप अपने यूपीएससी प्रिपरेशन को डेली ट्रैक कर सकें और ये देख सके कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। इसके अंदर वी विल कवर सम प्रीलिम्स रिलेटेड क्वेश्चन जो काफी एग्जाम रेलेवेंट रहेगा और इसके अलावा हमारे जो मेंस इनिशिएटिव है उसमें हम लोग डेली आपको एक क्वेश्चन दिया करेंगे जिसको आपको समझना है और उसके बाद आपको उसको अटेम्प्ट करना है, उसका आंसर लिखिए और जो है आप उस आंसर को सबमिट कर सकते हैं जिसको इवैल्यूएट किया जाएगा बाय आवर डेडिकेटेड मेंटर्स। अब आपको करना है क्या है कि आपको हमारा वेबसाइट विजिट करना है educhemy.com। वहां पर जाके आप इस पूरे इनिशिएटिव को फ्री ऑफ कॉस्ट सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप इसके एक मेंबर बन सकते हैं और उसके बाद जितने भी फीचर्स हैं इसको आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो डू विजिट द वेबसाइट। We have already seen some videos in this series. If you want to see them all, you can visit our YouTube channel, click on the playlist and you can access all the videos. Today we are going to solve some questions that will be related to prelims and will be based on polity. So we should start without wasting any time. Now today we are going to make some changes in our options pattern because अगर आपने recently पेपर दिया होगा यूपीएससी का, अगर 2023 का, या अगर आपने पेपर देखा भी होगा तो यूपीएससी ने इस बार सारे ऑप्शंस का पैटर्न चेंज कर दिया है। Now this is a very interesting thing also and इसको आप जो है थोड़ा सा बोल सकते हैं कि यूपीएससी इज इवॉल्विंग। नाउ अगर यूपीएससी इवॉल्व कर रहा है और अगर आप इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको भी साथ में इवॉल्व करने का ज़रूरत है। अब इस ऑप्शन को देख के आप बहुत ज़्यादा परेशान नहीं हो, इसलिए नहीं हो क्योंकि इफ़ यू हैव कंसेप्चुअल क्लैरिटी, अगर आप चीज़ों को इन डेप्थ जानते हैं, अगर आपने पॉलिटी अच्छे से पढ़ा है या फिर फॉर दैट मैटर किसी भी सब्जेक्ट को अगर आपने अच्छे से पढ़ा है, तो अगर ऐसे ऑप्शंस भी यूपीएससी देता है तो यू कैन स्टिल आंसर। ठीक है, थोड़ा सा प्रैक्टिस लगेगा बिकॉज इट इज़ अ न्यू थिंग बट वी विल डेवलप हाउ टू आंसर दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमारा है द फर्स्ट इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच इज कॉन्स्टिट्यूटेड एंड ऑलवेज प्रिसाइडेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमने देख लिया है। सेकंड इज द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स दैट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच मस्ट कंसिस्ट ऑफ अ मिनिमम ऑफ 9 जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ओके, third is petitions questioning the election of the vice president shall be posted before the constitutional bench of the supreme court। ठीक है, तो यहां पर 3 स्टेटमेंट है, आपको बताना है हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। यहां पर ऑप्शंस कैसे मिलेंगे आपको? ओनली 1, ओनली 2, ऑल 3 या नन। ठीक है, तो इसमें से बताइए कौन करेक्ट है? क्या सिर्फ एक करेक्ट है, 2 करेक्ट है, क्या तीनों करेक्ट है या कोई भी करेक्ट नहीं है? ठीक है, तो जल्दी से बताइए इसका सही ऑप्शन क्या होगा। इसका सही ऑप्शन है ओनली 1। यहां पर 2 स्टेटमेंट्स जो है वो गलत है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कौन सा वो 2 स्टेटमेंट है। तो पहला अगर आप देखेंगे द कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच इज कॉन्स्टिट्यूटेड एंड ऑलवेज प्रिसाइडेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। नाउ दिस इज रॉन्ग। स्टेटमेंट 1 जो था वो आपका गलत है। तो सुप्रीम कोर्ट हैंडबुक ऑन प्रोसीजर सेज Chief Justice may from time to time constitute a bench of 5 or more judges for the purpose of hearing any other cause, appeal or matter. But it is not necessarily that it should be presided by the Chief Justice of India. यहाँ पर ये क्लियर कट है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच होता है सुप्रीम कोर्ट में, जो कॉन्स्टिट्यूशन के मैटर्स पे देखा जाता है, कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी पर बेस्ड जो बेंचेस होती हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट्स आया, आपको पता है प्राइवेसी पे आया हुआ है, केशवानंद भारती केस, बहुत सारा केसेस है जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस रहा है। तो उसमें क्या है कि आपका जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच रहता है उसमें आपके मिनिमम 5 जजेस होने चाहिए। नाउ दिस इज राइट कि आपके मिनिमम जो है 5 और मोर, आपके इसके अलावा 9 जज भी हो सकते हैं, बहुत आप केसेस में देखा होगा 13 जजेस का भी बेंच बना है। ठीक है, तो काफी बड़ा बेंच भी बन सकता है, लेकिन मिनिमम 5 जजेस तो आपके कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में होने ही चाहिए। ठीक है, बट इट इज नॉट नेसेसरली दैट इट शुड बी प्रिसाइडेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। नाउ सीजेआई कैन अपॉइंट एनी सुप्रीम कोर्ट जज, एनी सुप्रीम कोर्ट जज जो है वो प्रिसाइड कर सकते हैं ओवर द कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। तो पहला स्टेटमेंट कि सीजेआई ही जो है वो एक तरह से प्रिसाइड करते हैं ओवर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, नाउ दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। ठीक है, तो आपका जो है, अगर आप देखेंगे, अगर आपका एक ऑप्शन ये गलत हो चुका है, अगर आपको ये स्टेटमेंट पता था, एंड दिस इज अ वेरी बेसिक नॉलेज अबाउट पॉलिटी, अगर आप जुडिशरी के बारे में पढ़ते हैं, इफ यू रीड अबाउट सुप्रीम कोर्ट यू ऑलवेज रीड अबाउट कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का जो है कॉम्पोजिशन आपको पता होना चाहिए, तो उससे आप इस स्टेटमेंट को एलिमिनेट कर सकते थे। नाउ अगर आपने एक स्टेटमेंट आपका गलत हुआ तो आपका ऑल 3
तो आपका जो है ये एक आपने ऑप्शन एलिमिनेट कर लिया है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सेकंड इज ऑल्सो नॉट करेक्ट बिकॉज यहां पर आप देखेंगे क्या है, द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स दैट द कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच मस्ट कंसिस्ट ऑफ अ मिनिमम ऑफ 9 जजेस। वी हैव ऑलरेडी सीन दैट द मिनिमम इज 5 जजेस। उससे ज्यादा हो सकते हैं लेकिन मिनिमम जो है वो 5 जजेस हैं। तो अगेन दिस स्टेटमेंट वाज ऑल्सो नॉट करेक्ट। ठीक है, थर्ड की बात करें, थर्ड वॉज क्या है आपका, पिटीशंस क्वेश्चनिंग द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट शैल बी पोस्टेड बिफोर द कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट क्योंकि आपको पता है इलेक्शन पिटीशंस अंडर पार्ट 3 ऑफ द प्रेसिडेंशियल एंड वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन एक्ट 1952 आर ऑल्सो फाइल्ड डायरेक्टली इन सुप्रीम कोर्ट। अगर कोई भी डिस्प्यूट्स होता है रिगार्डिंग प्रेसिडेंशियल और वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन तो उसके अंदर जो पिटीशंस होता है वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में डाला जाता है। ये दिस इज अगेन अ वेरी बेसिक इन्फो और ये आपको पता होना चाहिए था। ठीक है, अंडर द आर्टिकल 71 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रेड विद द पार्ट 3 ऑफ द प्रेसिडेंशियल एंड वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन एक्ट 1952 इट शैल बी, जो भी पिटीशन है शैल बी पोस्टेड बिफोर द बेंच ऑफ 5 जजेस। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सामने पोस्ट किया जाएगा। तो अगेन आपका स्टेटमेंट 3 जो है वो बिल्कुल सही है एंड इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ओनली 1 बिकॉज ओनली स्टेटमेंट 3 वॉज करेक्ट। अगेन मैं बोल रहा हूं कि इस तरह के ऑप्शंस को में आपको एडजस्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन यू हैव टू इवॉल्व। यूपीएससी अगर इवॉल्व कर रहा है तो आपको भी चेंज करना पड़ेगा, आपको भी इन लाइन रहना पड़ेगा यूपीएससी के साथ जिस तरह से कर रहे हैं, क्योंकि द फाइनल गोल इज टू क्वालिफाई दिस एग्जाम। अगर आपको इस एग्जाम को क्वालिफाई करना है तो जो भी आप बोल सकते हैं डिफिकल्टीज यूपीएससी आपकी तरफ फेंक रहा है, यू हैव टू आंसर देम और आपको अपने प्रिपरेशंस में थोड़ा सा चेंज लाना पड़ेगा और ये छोटे मोटे चेंजेस आप कर सकते हैं अगर आपका कंसेप्चुअल क्लैरिटी अच्छा है तो। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ दिस क्वेश्चन आई हैव टेकन डायरेक्टली फ्रॉम प्रीलिम्स 2023। दिस इज अ वेरी, आप बोल सकते हैं वेरी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन और इस तरह के क्वेश्चंस ही यूपीएससी आपसे गलत करवाता है। तो इस क्वेश्चन को मैंने इसलिए लिया है कि अगर इस तरह के क्वेश्चन को आप एग्जाम में नहीं भी सॉल्व कर पाए तो कोई भी दिक्कत नहीं है क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ट्रिकी था। ठीक है, ऐसा बोल देना कि सारे क्वेश्चंस इजी होते हैं, ऐसा नहीं होता है। यूपीएससी डेफिनेटली कुछ ऐसे क्वेश्चंस देता है जिसमें आपसे हाई प्रोबेबिलिटी है कि आप उस क्वेश्चन को गलत कर दें एंड दिस वाज वन ऑफ दोस क्वेश्चंस। ठीक है, यहां पर क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रेस्पेक्ट ऑफ इलेक्शन टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, फर्स्ट इज द मेंबर नॉमिनेटेड टू ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ स्टेट आर ऑल्सो एलिजिबल टू बी इंक्लूडेड इन इलेक्टोरल कॉलेज। ठीक है, second statement is higher the number of elective assembly seats, higher is the value of vote of each MLA of that state. ठीक है, the third is the value of vote of each MLA of Madhya Pradesh is greater than that of Kerala. ठीक है, यहां पर जो है ये इस वर्ड को हटा दीजिए। एंड द फोर्थ इज द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच एमएलए ऑफ पुडुचेरी इज हायर देन दैट ऑफ अरुणाचल प्रदेश बिकॉज द रेशियो ऑफ टोटल पॉपुलेशन टू द टोटल नंबर ऑफ इलेक्टिव सीट्स इन पुडुचेरी इज ग्रेटर एज कंपेयर टू अरुणाचल प्रदेश। नाउ हियर गिवन 4 स्टेटमेंट्स, यू हैव टू आंसर दैट कि विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नाउ ऑप्शंस आर ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3 और ऑल 4। ठीक है, तो यहां पर ऑप्शंस दिया हुआ है आपको, क्या एक स्टेटमेंट सही है, क्या 2 सही है, क्या 3 सही है या चारों सही है। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है ओनली 1। अब देखिए हम लोग इसके स्टेटमेंट्स को देखेंगे, वी विल सी दी स्टेटमेंट्स। लेकिन इस तरह के क्वेश्चंस में व्हेन यूपीएससी इज यूजिंग सम डेटा, जब आपका कुछ डेटा यूज हो रहा है, जैसे डेटा क्या है, द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच एमएलए ऑफ मध्य प्रदेश इज ग्रेटर देन दैट ऑफ केरला। नाउ जब भी आप पे फैक्ट्स पर बेस्ड क्वेश्चन आता है तो आप थोड़ा सा सतर्क हो जाइए, अलर्ट हो जाइए। अलर्ट होने का मतलब क्या है कि यूपीएससी जनरली जो है आपके साथ कभी कभी कोशिश करता है कि फैक्ट्स के साथ खेल ले। तो यहां पर यूपीएससी ने सेम काम किया कि फैक्ट्स से जो है आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने का कोशिश किया गया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं स्टेटमेंट्स को, फिर हम लोग देखेंगे कि इस क्वेश्चन को आपको क्यों स्किप करना चाहिए था, बिकॉज ये इस तरह के क्वेश्चन आपसे नेगेटिव हो सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, हाई प्रोबेबिलिटी रहता है। नाउ द फर्स्ट स्टेटमेंट इज द मेंबर्स नॉमिनेटेड टू ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट or the legislative assemblies of the state are also eligible to be included in the electoral college. Now this is एब्सोल्यूटली रॉन्ग। आपको पता है नॉमिनेटेड मेंबर्स जो हैं वो नहीं आते हैं इलेक्टोरल कॉलेज में। ठीक है, तो यहां पर ना ही वो पार्लियामेंट के और ना ही लेजिस्लेटिव असेंबलीज के जो है नॉमिनेटेड मेंबर्स का कोई भी काम नहीं है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में। हाँ, लेकिन आपको पता है कि इंपीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट में जो है वहां पर नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट जो है वो एलिजिबल हो जाते हैं। तो यहां पर जो पहला स्टेटमेंट है दिस इज एब्सोल्यूटली रॉन्ग, तो ये तो गलत हो गया। हायर द नंबर ऑफ इलेक्टिव assembly seats, higher is the value of vote of each MLA of the state. Now this is
ऑल्सो अगेन रॉन्ग। आपको पता है द वैल्यू ऑफ वोट कैसे डिसाइड होता है? वैल्यू ऑफ वोट डिसाइड होता है उस स्टेट का जितना भी पॉपुलेशन है डिवाइडेड बाय द टोटल इलेक्टेड सीट्स। इलेक्टेड सीट्स जो है उस स्टेट असेंबली में, उससे आपको डिवाइड करना रहता है, तो जाके आपका वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच एमएलए निकलता है। ठीक है, तो यहां पर जैसे बोल रहा है दी हायर द नंबर ऑफ इलेक्टिव असेंबली सीट्स, अगर आपके डिनोमिनेटर का ये चीज है, देखिए अगर ये ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा तो वैल्यू ऑफ वोट जो है वो घट जाएगा। तो इसी कारण ये स्टेटमेंट भी आपका गलत है। तो यहां पर दो स्टेटमेंट तो गलत हो गए, तो ऑल 4 और ओनली 3 तो है आपका, आपने 2 एलिमिनेट कर दिया। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच एमएलए ऑफ मध्य प्रदेश इज ग्रेटर देन दैट ऑफ केरला। नाउ ये देखिए, ये स्टेटमेंट जो है बहुत कंफ्यूजिंग था और मैं गारंटी से बोल सकता हूं कि 90% लोगों ने इस क्वेश्चन को गलत किया होगा। जब इस तरह के क्वेश्चंस को आप देखें, अगर नेक्स्ट टाइम भी आता है तो थोड़ा सा सतर्क हो जाइए। जहां पर आपसे यूपीएससी कोई डेटा पूछ रहा है, बिकॉज इसमें आपको थोड़ा सा भी ट्वीक कर देगा तो वो आपका ऑप्शन गलत हो जाता है। तो यहां पर आप देखिए द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच एमएलए ऑफ मध्य प्रदेश इज ग्रेटर देन दैट ऑफ केरला। तो चलिए हम लोग इलेक्शन कमीशन के स्टैट्स को ही देखते हैं। इलेक्शन कमीशन का अगर आप स्टैट्स देखेंगे तो यहां पर आप देखिए मध्य प्रदेश देख रहे हैं, अब केरला देख रहे हैं। देखिए जनरल परसेप्शन क्या होता है, आपको यह देख के लगता है कि इफ मध्य प्रदेश का पॉपुलेशन ज्यादा है, ठीक है, और आप सीट्स में अगर आपको एग्जैक्टली नहीं पता है कि वहां पर सीट्स कितने हैं, तो भी आपको लगेगा कि चलिए मध्य प्रदेश का पॉपुलेशन ज्यादा है तो यहां पर वैल्यू ऑफ वोट, क्योंकि वैल्यू ऑफ वोट कैसे डिसाइड होता है? पॉपुलेशन बाय इलेक्टेड सीट्स। तो आपको लगेगा कि पॉपुलेशन ज्यादा है तो इसका वैल्यू भी ज्यादा होगा। लेकिन अगर आप यहां पर डेटा चेक करेंगे तो यहां पर देखिए वैल्यू ऑफ वोट की बात हो रही है, तो मध्य प्रदेश का जो है वो 131 है एंड और केरला का जो है वो 152 है। तो यहां पर ये थोड़ा सा ट्वीक हो गया कि केरला का जो वैल्यू ऑफ वोट ऑफ 1 एमएलए है दैट इज लार्जर देन मध्य प्रदेश। तो ये स्टेटमेंट जो है आपका गलत हो जाता है। अगेन एक दूसरा ही स्टेटमेंट दिया है यूपीएससी ने कि द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच एमएलए ऑफ पुडुचेरी इज हायर देन दैट ऑफ अरुणाचल प्रदेश बिकॉज द रेशियो ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द टोटल नंबर ऑफ इलेक्टिव सीट्स इन पुडुचेरी इज ग्रेटर एज कंपेयर टू अरुणाचल प्रदेश एंड दिस इज ऑल्सो राइट। आपको पता है कि ये राइट है। अगर आप देखेंगे, देखिए जनरली क्या होता है, आपको लगेगा कि अरुणाचल प्रदेश इतना बड़ा स्टेट है तो क्या उसका वैल्यू ऑफ जो एमएलए का वोट है क्या वो पुडुचेरी जो कि एक यूटी है उससे भी कम होगा, लेकिन एक्चुअली कम है। अगर आप देखेंगे तो यहां पे जस्ट बिकॉज क्योंकि आपको पता है पॉपुलेशन अरुणाचल प्रदेश में काफी कम है, और अगर आप इसको देखते हैं तो देखिए दिस इज 8, वैल्यू जो है वहां के एमएलए का 8 है, एंड अगर हम लोग पुडुचेरी की बोले तो दैट इज 16। तो ये स्टेटमेंट जो है आपका सही होता है। एकमात्र स्टेटमेंट जो स्टेटमेंट 4 है दैट इज करेक्ट। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? ओनली 1। तो ये क्वेश्चन काफी डिफिकल्ट था, आपको ध्यान से देखना है इस तरह के क्वेश्चंस को और आपको सतर्क रहना है। बेसिकली आप इस तरह के क्वेश्चंस को स्किप करिए, क्योंकि जहां पर भी डेटा दिया हुआ, अगर ये दोनों रहते ना, अगर आपका सिर्फ स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 रहता, और अगर आप ऐसा होता कि मे बी अगर आपको इस तरह के ऑप्शंस नहीं दिए रहते या 1 एंड 2 एंड 3 इस तरह के, तो फिर आप सोच सकते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन को बनाना। लेकिन जो न्यू पैटर्न आ गया है ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3, आपको एक लेवल ऑफ आप बोल सकते हैं अलर्टनेस ज्यादा रखना पड़ेगा वाइल अटेम्प्टिंग एनी क्वेश्चन। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए आज हम लोग बिल्कुल इसी तरह के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। परेशान नहीं होना है, ओवर द टाइम आप अकस्टम्ड हो जाएंगे इस पैटर्न से भी, आप इस तरह के क्वेश्चंस को भी सॉल्व करने लगेंगे एंड द फाइनल एम इज टू क्वालिफाई दिस एग्जाम। द फर्स्ट स्टेटमेंट इज द टर्म जस्टिस इन द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंक्लूड्स सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस फॉर द citizens of the country. Second is distributive justice concerns the allocation of resources in the society. Third is Article 38 of the Constitution of India provides that the state shall strive to promote social, political and economic justice. Fourth, political justice proposes that citizens of a country should have equal access to political office. Now आपने अगर यहाँ पर जो है एक चीज देखा होगा कि द मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस डिफिकल्टी के हिसाब से जो L3 लेवल के क्वेश्चंस है उसी को हम लोग ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चंस आए हैं यूपीएससी में के उसी के पैटर्न पे हम लोग क्वेश्चंस बना रहे हैं एंड यू कैन एक्सपेक्ट द क्वेश्चंस ऑफ L2 एंड L3 मोस्टली इन यूपीएससी। ठीक है, आगने वाले ईयर्स में आपको L2 और L3 के ही क्वेश्चंस देखेंगे। L1 का अगर एक क्वेश्चन दिख जाता है तो आप जो है मान सकते हैं दिस इज अ इजी पिकिंग, आप जो है काफी खुश हो जाइए कि बस एक क्वेश्चन मिला है, इसको आप जल्दी से सॉल्व कर लीजिए और ये सही होना चाहिए। ठीक है, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चंस आप L3 के लिए रेडी रहिए, कुछ क्वेश्चंस आपको L2 के भी मिल सकते हैं। नाउ अगर आप दिस क्वेश्चन को देखेंगे तो इस क्वेश्चन को आप कैसे कैटेगराइज कर सकते हैं L2 में, क्योंकि ये बहुत बेसिक कंसेप्ट है डीपीएसपी का। अगर आप पढ़ते हैं फंडामेंटल राइट्स डीपीएसपी तो आपको पता होता है कि डीपीएसपी में क्या है, आर्टिकल 38 में क्या दिया हुआ है, तो इस क्वेश्चन को आप फिर भी आंसर कर सकते हैं। लेकिन आप सबसे ज्यादा उम्मीद लगा के रखिए कि यू विल गेट अ क्वेश्चन ऑफ L3 लेवल। ठीक है, तो यहां पर हमने देख लिया स्टेटमेंट, तो जल्दी बताइए इसका सही क्या होगा कि इसमें से कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं? ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3 और ऑल 4।
तो इसका सही ऑप्शन क्या है, चारों स्टेटमेंट जो सही है। क्योंकि अगर आप देखेंगे डीपीएसपी में, तो डीपीएसपी जो क्या है वहां पर आपको अगर आर्टिकल 38 देखेंगे तो वहां पर जस्टिस इन द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंक्लूड्स, अच्छा पहला वाला जो है दैट इज आपका रिलेटेड टू प्रियम्बल, फर्स्ट स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू प्रियम्बल, तो वहां पर क्या दिया हुआ है, द टर्म जस्टिस इन प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंक्लूड्स सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस फॉर द सिटीजन ऑफ कंट्री। बिल्कुल, अगर आपको पता है वहां पर जस्टिस की बात होती है प्रियम्बल में, तो वो उसका मतलब क्या होता है, सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल जस्टिस फॉर द सिटीजन ऑफ द कंट्री। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस कंसर्न्स द जस्ट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इन द सोसाइटी। जैसे होता है ना डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, मतलब क्या हुआ कि आपका जो रिसोर्सेज है उसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए अमंग दी आपका पॉपुलेशन, की सारा लोगों का ग्रोथ हो पाए। ठीक है, आगे देखते हैं। अगर हम लोग देखें तो स्टेटमेंट 3 का क्या है यहां पर, स्टेटमेंट 3 इज आर्टिकल 38 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स दैट स्टेट शैल स्ट्राइव टू प्रमोट सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक जस्टिस। अगर आप आर्टिकल 38 के बारे में पढ़ेंगे तो वहां पर दिया हुआ ही है, आपका फर्स्ट लाइन ही दिया हुआ है कि जस्ट सोसाइटी वेर परमिनेटेड बाय जस्टिस ऑफ सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक। ठीक है, तो वहां पर तीनों जस्टिस की बात हुई है। लेकिन अगर आप बोलेंगे कि जो पॉलिटिकल जस्टिस होता है वो बेसिकली आपका गारंटी होता है कहां से, यू गेट फ्रॉम फंडामेंटल राइट्स। अगर फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो वहां पर आपके पॉलिटिकल जस्टिस का बात होता है बेसिकली। ठीक है, लेकिन आपका जो सोशल और इकोनॉमिकल जस्टिस है ये आपका कहां से मिलता है, आपको डीपीएसपी से। अगर आपने आर्टिकल 38, 39, 40 ये सब सारे पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि 38 इज अबाउट जो आपको बेसिक चीज है डीपीएसपी के बारे में। 39 में हम लोग जो है आप देखते हैं कि क्या है कि आपका रिसोर्सेज का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ नहीं होना चाहिए। तो ये सब क्या है, दिस इज सोसाइटल एंड इकोनॉमिक जस्टिस। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखें The statement 4 was political justice proposes that citizen of a country should have equal access to political office. This is obviously right. आपने पढ़ा है political justice imply होता है कि हर जो भी citizen है वो कोई भी ऑफिस होल्ड करते हैं हमारे कंट्री में, चाहे वो प्रेसिडेंट का हो, प्राइम मिनिस्टर का हो, कोई गवर्नमेंट का पोस्ट हो। ठीक है, तो इक्वल पॉलिटिकल राइट्स आपको दिया जाता है और इसी को हम लोग पॉलिटिकल जस्टिस बोलते हैं। और ये सब चीज आपको कैसे सबसे ज्यादा इंश्योर कौन करता है, फंडामेंटल राइट। आपको पता है फंडामेंटल राइट में यू गेट एवरी राइट जो आपको एज अ सिटीजन आपको राइट मिलता है। ठीक है, टू फॉर्म एसोसिएशंस, स्पीच एंड एक्सप्रेशन, डिफरेंट टाइप ऑफ राइट्स आपको मिलता है। तो ये जो है आपको पॉलिटिकल जस्टिस इंश्योर करता है आपका फंडामेंटल राइट। ठीक है, तो यहां में हमने देख लिया। आगे बढ़ते हैं द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी रिफ्लेक्ट गांधीयन प्रिंसिपल। नाउ दिस अगेन इज अ क्वेश्चन ऑफ L2 लेवल, क्योंकि मैं डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट को L2 लेवल में रखूंगा क्योंकि ये सबसे ज्यादा लोग पढ़ते हैं और इस पर बेस्ड क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है एग्जाम में तो ये क्वेश्चन बनना चाहिए। ठीक है, The first is securing for citizens of India uniform civil code. Second is organizing village panchayats. Third is promoting cottage industries in rural areas. And fourth is securing for all the workers reasonable leisure and cultural opportunities. ठीक है, तो आपको बताना है कि इसमें से कौन से जो हैं वो गांधीयन प्रिंसिपल को रिफ्लेक्ट करते हैं। These are all DPSPs. इसमें से कौन जो है वो गांधीयन प्रिंसिपल्स को रिफ्लेक्ट करते हैं। द फर्स्ट ऑप्शन इज ओनली 1, सेकंड इज ओनली 2, सी इज ओनली 3 एंड डी इज ऑल 4। क्या चारों जो है वो गांधीयन प्रिंसिपल को रिफ्लेक्ट करते हैं? जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है ओनली 2। अब वो 2 कौन है? ऑर्गेनाइजिंग विलेज पंचायत्स एंड प्रमोटिंग कॉटेज इंडस्ट्रीज इन रूरल एरियाज। देखिए अब यहां पर क्या है, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। डीपीएसपी अगर आप पढ़ते हैं तो अगर आप लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं तो वहां पर डिफरेंशिएट करके दिया हुआ है कि दीज आर गांधीयन प्रिंसिपल्स, गांधीयन प्रिंसिपल्स। इसके बाद कुछ सोशलिस्टिक हैं, कुछ आपके इंटेलेक्चुअल हैं। तो क्या रियली कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरह का बाइफर, आप जो बोल सकते हैं कि इस तरह से आपको बाइफरकेट करके दिया हुआ है क्या कि ये आपका सोशलिस्टिक है, दिस इज गांधीयन एंड दिस इज इंटेलेक्चुअल? तो नहीं, दिस इज नॉट राइट। ठीक है, ये गलत है। आपको डीपीएसपी सिर्फ आपको जो है कुछ डीपीएसपी दिए हुए हैं, उसमें क्या है कि सर्टेन डीपीएसपीज जो है वो गांधीयन प्रिंसिपल के साथ अलाइंड है। तो इस तरह से आप मान सकते हैं कि ये जो है, ये जो डीपीएसपीज जो इंश्योर करना चाहते हैं, गांधी जी का भी जो है मान्यता वही सब चीज था, उस पर उन्होंने काम किया था, उनके प्रिंसिपल से वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है। तो इसी कारण हम लोग इनको गांधीयन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स बोल सकते हैं। ठीक है, अगर आप बोलेंगे, चलिए हम लोग देखते हैं कि क्या क्या है। तो आर्टिकल 40 बोलता है स्टेप्स विल बी टेकन बाय द स्टेट्स टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत एंड देयर विल बी डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर एंड अथॉरिटी। गांधी जी जो थे वो पता है आपको हमेशा विलेज लेवल पे काम करते थे एंड विलेज लेवल पे हमेशा उन्होंने कहा है डिसेंट्रलाइजेशन, आपका जो है आप बोल सकते हैं वहां पर विलेज पंचायत ऑर्गेनाइज करना, इस तरह का चीज जो है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट पर जो है बेसिकली काम करना, ये गांधी जी ने बहुत किया था। तो जो आर्टिकल 40 में है स्टेप्स विल बी टेकन बाय द स्टेट्स टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत एंड देयर विल बी डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर एंड अथॉरिटी, तो ये बिल्कुल सही है, दिस इज एब्सोल्युटली राइट और ये गांधीयन प्रिंसिपल से इवॉल्व होता है। The second is Article 43. State will ensure a living wage to industrial agriculture workers and ensure a decent workplace to work and promote cottage industry.
ना कॉटेज इंडस्ट्री की जहां बात आती है, लघु उद्योग की, ठीक है, छोटा मोटा इंडस्ट्री जो है आपने पता होगा कि सूत काता का काम स्टार्ट किया था गांधी जी ने, ठीक है। तो इस तरह का जो छोटा मोटा काम होता है, जो सेल्फ रिलायंस पर फोकस होता है, वो गांधी जी के ही प्रिंसिपल से इवॉल्व हुआ है और उसी से जो है इन्फ्लुएंस्ड है और वहीं से लिया गया है। तो ये अगेन जो है आपका गांधीयन डीपीएसपी के अंदर आएगा। द स्टेट शैल प्रमोट एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द वीकर सेक्शन ऑफ द पीपल, पर्टिकुलरली दैट ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स। 47 द स्टेट शैल टेक स्टेप्स टू इंप्रूव पब्लिक हेल्थ एंड प्रोहिबिट कंजम्पशन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स। नाउ गांधी जी वॉज अगेंस्ट इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स, तो अगेन दिस इज ऑल्सो अ गांधीयन प्रिंसिपल। और 48 की बात करें तो टू प्रोहिबिट स्लॉटर ऑफ काउज, काव्स एंड अदर मिल्च एंड ड्रॉट कैटल्स, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे डीपीएसपीज हैं जो गांधीयन प्रिंसिपल से इन्फ्लुएंस्ड हैं, कि कॉन्स्टिट्यूशन में आपको डिवाइड कर दिया गया है कि दीज आर गांधीयन डीपीएसपीज, ठीक है। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द फिफ्थ शेड्यूल। यहाँ पे फिफ्थ शेड्यूल के बारे में अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी फेवरेट टॉपिक ऑफ यूपीएससी। फिफ्थ और सिक्स शेड्यूल पर अक्सर क्वेश्चन देखने को मिलता है और इस तरह की चीज़ों को में आपको क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल जो क्वेश्चन आ रहा है खास करके पॉलिटी का, बहुत कम क्वेश्चन पूछा गया है 2023 में। बहुत कम क्वेश्चन आपके डायरेक्टली पॉलिटी से पूछा गया है, बहुत सारा क्वेश्चन आपके गवर्नेंस से भी आया है। वी विल ब्रिंग सम गवर्नेंस क्वेश्चंस ऑल्सो, तो आप रेडी रहिए। फ्यूचर में हम लोग बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेके आने वाले हैं जो कि यूपीएससी के रीसेंट पैटर्न पे बेस्ड होगा, लेकिन आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी अच्छा रखना है, तभी जाके आप वहां पर ऑप्शंस एलिमिनेट कर पाएंगे, ठीक है। द फर्स्ट स्टेटमेंट इज इट प्रोवाइड्स फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल टीएसी इन ईच स्टेट हैविंग शेड्यूल एरियाज, ठीक है। द सेकेंड इज ओनली द गवर्नर कैन डिक्लेयर एन एरिया ऑफ शेड्यूल एरिया इन स्टेट अंडर द फिफ्थ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। आपको बताना है कि विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 and 2 एंड नाइदर 1 nor 2। तो जल्दी से बताइए इसका सही ऑप्शन क्या है। इसका सही ऑप्शन है 1 ओनली। दिस इज नॉट रॉन्ग, यहां पर प्रेसिडेंट होगा, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाता है। चलिए देखते हैं। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, नॉट द गवर्नर ऑफ द स्टेट, डिक्लेयर्स एन एरिया एज शेड्यूल एरिया इन अ स्टेट अंडर द फिफ्थ शेड्यूल फॉर एनी स्टेट्स एक्सेप्ट 4 स्टेट्स। आपको कौन कौन सा बताइए, असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम, जो कि बेसिकली 6th शेड्यूल के अंदर आपका कवर्ड होता है, जिसको आप ऐसे याद रख सकते हैं MATM, ठीक है। M फॉर मेघालय, ठीक है, एंड दिस इज M फॉर मिजोरम, इसके बीच में हो गया असम एंड दिस इज आपका त्रिपुरा, ठीक है। तो यहां पर हमने देख लिया ऐसे 4 स्टेट्स में जो है आपका 5th शेड्यूल वाला ट्राइबल एरिया जो है आप बोल सकते हैं डिक्लेयर नहीं किया जा सकता है, क्योंकि आपको वो 6th शेड्यूल में उसको अलग से कवर किया गया है। इसके अलावा प्रेसिडेंट किसी भी स्टेट में डिक्लेयर कर सकते हैं शेड्यूल एरिया, लेकिन गवर्नर नहीं कर सकते हैं। तो यहां पर आपका ये जो है गलत हो जाता है, इसके आपका स्टेटमेंट 1 गलत हो गया। नाउ सेकंड की बात करें तो 5th शेड्यूल प्रोवाइड्स फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ट्राइब्स, बिल्कुल 5th शेड्यूल में यही बोला जाता है कि आपको TAC एक बनाना है, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल इन ईच स्टेट हैविंग शेड्यूल एरियाज। इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द TAC टू एडवाइज ऑन सच मैटर्स पर्टेनिंग टू द वेलफेयर एंड एडवांसमेंट। जो भी उस स्टेट में शेड्यूल ट्राइब्स हैं उनके डेवलपमेंट के लिए जो भी एडवाइस देना है ये TAC ही देगी। तो अगेन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप 5th शेड्यूल एंड 6th शेड्यूल को अच्छे से पढ़ें तो ये डिफरेंशिएशन आपको पता होना चाहिए था। अगर हम लोग इसकी डिफिकल्टी की बात करें तो यू कैन से दैट दिस क्वेश्चन इज इन L2। L2 में बोलेंगे, L1 तो नहीं है, बहुत ईजी नहीं है। जब तक आप 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल के बारे में नहीं पढ़ेंगे तब तक आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो दिस क्वेश्चन को भी आप L2 में रख सकते हैं और इसी तरह के क्वेश्चन को आप यूपीएससी में भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो हमने देखा मैक्सिमम क्वेश्चन आर फ्रॉम L3 एंड फ्यू ऑफ द क्वेश्चन आर फ्रॉम L2 एंड एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है L1 का। तो यही आगे का भी फ्यूचर पैटर्न होने वाला है यूपीएससी का। आपको भी इसी कहीं रीजन में रहना है, समवेयर बिटवीन L2 एंड L3। अगर आप यहां पर हैं तो आप यूपीएससी के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, लेकिन आपको ये लेवल आप तभी पहुंच पाइएगा व्हेन आप L1 में आप पूरी तरह से श्योर हो जाइए, ठीक है। वंस अगर आपका L1 डन है तभी जाके आप इस लेवल पे पहुंचेंगे, और इसी लेवल पे अगर आप पहुंचते हैं तो आप यूपीएससी में प्रीलिम्स में क्वेश्चंस काफी इजीली सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चंस हम लोग आपके लिए लाते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू।